बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ उन्होंने कब रियलाइज़ कर ली कि हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है जो दुनिया में चीज़ें तबाही मचा सकती हैं, जो जंगों में ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनको पता था पूरी ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल है स्पेन डील। तो देखते हैं इस खबर में क्या है। स्पेन डील। तो दोस्तों ये खबर सिर्फ भारत स्पेन की मेगा डील के बारे में नहीं है, जिसमें स्पेन भारत को अपनी सबसे अनमोल चीज देने को तैयार है। इसके अलावा भारत को अलग अलग बड़े बड़े फायदे दे रहा है। दरअसल मेन मुद्दा ये है कि स्पेन ने भारत की लाज बचाई है, क्योंकि जो ये तीन देश है ना, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इन तीन देशों की मोनोपोली तोड़ दी है। साथ ही अमेरिका को भी सबक सिखा दिया है सिर्फ इस एक डील के जरिए। और इसीलिए ये सिर्फ एक डील नहीं, भारत की लाज बचाने की कवायद है। कैसे? चलिए मैं आपको पहले पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं, तब आप इस पूरे मामले को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस सब की शुरुआत हुई थी अब से कुछ साल पहले, जब भारत ने एक डील अनाउंस करी जिसका नाम था प्रोजेक्ट 75I। जो लोग डिफेंस की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें इसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसके तहत भारत नौसेना के लिए 6 पनडुब्बी खरीदना चाहता था और इसमें भारत ने कुछ शर्तें रखी थी। शर्तें ये कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 5 बिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट है, हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, यानी कि जो पनडुब्बी हम खरीदेंगे उसकी सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास ट्रांसफर हो, फिर बाद में हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे ये पनडुब्बी खुद ही बना सकें। दूसरी बड़ी बात ये थी कि हमें AIP चाहिए था, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, जो कि पनडुब्बी को काफ़ी हद तक स्टेल्थ बना देता है, सोनार आसानी से उसे नहीं पकड़ पाते। इसके अलावा हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी चाहिए था। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत मोटी कमाई हो सकती थी, इसीलिए विदेशों की तमाम बड़ी कंपनियां जो भी पनडुब्बी बनाती हैं सब इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए कूद पड़ी। सबसे पहले आया इसमें फ्रांस, फिर आया रूस, फिर आया जर्मनी। इन तीन देशों ने अपनी अपनी बिड डाली। अमेरिका पहले ही नहीं आया क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डिमांड थी, तो अपनी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। तो खैर शुरुआत करते हैं रूस से। रूस इसमें काफी हद तक काम करने को तैयार था, लेकिन वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। साथ ही उसने AIP सिस्टम देने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने अपने आप को इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर लिया। दूसरा देश आया फ्रांस। फ्रांस सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन वो भी कुछ टेक्नोलॉजी पर अड़ गया कि हम वो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। साथ ही जो AIP था उसे भी देने से इनकार कर दिया। ऐसे में भारत की आखिरी उम्मीद थी जर्मनी। जर्मनी की पनडुब्बियां शानदार होती थी। आप जानते ही हैं कि जर्मन अपनी इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं और इनकी पनडुब्बियां काफ़ी रिलायबल होती हैं, रॉक सॉलिड होती हैं और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देती हैं। लेकिन अब से कुछ महीने पहले जर्मनी भी इस कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी भी AIP सिस्टम को लेकर अड़ गया है और पनडुब्बी की कुछ टेक्नोलॉजी पर उसका भी ऐतराज है कि हम ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने पैसे भी ज्यादा मांगे। इनका कहना है कि हमारी जो पनडुब्बी है बाकी सभी देशों की पनडुब्बियों से ज्यादा रिलायबल है, क्वालिटी में सर्वोच्चतम है, इसीलिए हम आपसे $5.2 बिलियन लेंगे करीबन 6 पनडुब्बियों के लिए, जो कि भारत के बजट से थोड़ा ज्यादा हो रहा था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो तीनों देश थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इनमें अंडर कनेक्शन है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तीनों देश ये सोच रहे थे कि भारत के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि भारत का पनडुब्बी बेड़ा चीन के मुकाबले कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। भारत को पनडुब्बी तो खरीदनी पड़ेगी ही पड़ेगी और भारत को हम तीनों में से कोई एक देश ही चूज करना होगा, वो भी हमारी शर्तों पर, और जो भी इन्होंने शर्तें लगाई हैं सब हटानी पड़ेंगी। लेकिन ऐन वक्त पर स्पेन की एंट्री होती है अब से 2 महीना पहले। स्पेन ने भारत को जो ऑफर दिया उसने इन तीनों देशों को हिलाकर रख दिया। स्पेन ने कहा कि आपको AIP चाहिए, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, दे दिया।
दूसरा, आपको डिस्काउंट चाहिए, बाकी सब मांग रहे हैं आपसे 5.2 बिलियन, हमें देना 4.8 बिलियन, यानी कि सीधा सीधा $400 मिलियन का डिस्काउंट। इसके बाद भारत ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देनी पड़ेगी, तो इन्होंने कहा 100% सारी की सारी टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, आपको जो चाहिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी कि ये मांग भी पूरी। इतना ही नहीं, बाद में स्पेन ने यह भी कहा कि जो ये 6 पनडुब्बी बनाने का प्रोसेस होगा, इसमें हम एक भारतीय कंपनी को भी शामिल करेंगे, ताकि भारतीय कंपनी भी एक्सपीरियंस ले सके कि कैसे एक वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी तैयार की जाती है। यानी कि स्पेन ने भारत की सारी बातें मान ली और इन सारे बॉक्स को टिक करने के बाद इन्होंने भारत के सामने अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया है अब। और भारत बताया जा रहा है कि आज की तारीख में इस प्रपोजल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और यकीन मानिए, ये देखकर फ्रांस, जर्मनी और रूस की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत झुक जाएगा, अपनी शर्तें हटा देगा और कॉन्ट्रैक्ट हम तीनों में से ही किसी एक को मिल जाएगा, उसके बाद हम मोटा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन स्पेन ने आकर इनका ऐसा गुड़ गोबर किया है कि इनकी लंका लग चुकी है। और देखिए, भले ही भारत स्पेन की पनडुब्बी को चूज करे ना करे, लेकिन एक बात तय कर दी है स्पेन ने कि अब ये तीनों देश भारत के सामने झुकेंगे, क्योंकि भारत कहेगा कि देखिए, आप हमारी शर्तों पर आते हैं तो पनडुब्बी का ऑफर डालिए, वरना हमारे पास स्पेन का एक बेहतरीन ऑफर है। स्पेन ने हमारी सारी बातें मान ली हैं, आपके पास 1-2 महीने का मौका है, आप अच्छे से सोचिए, विचार कीजिए, और अगर आप स्पेन से बढ़िया ऑफर दे सकें तो बता देना, वरना हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेन को देने जा रहे हैं। यानी कि स्पेन ने भारत को अब बैकफुट से लाकर फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस डील पर अंतिम फैसला भारत सरकार ले लेगी, और पूरी डील पर मेरी बारीक नजर है, जैसे कोई बड़ी खबर आती है मैं आपको सूचित कर दूं। ओके जी जनाब, बहुत बढ़िया खबर, स्पेन की जानिब से एक अच्छा फैसला, अच्छा इनिशिएटिव। और वाकई अच्छा, जो भी देश एक सामान्य चीज़ बनाते हैं, एक ही चीज़ बनाते हैं, एक ही क्वालिटी की चीज़ बनाते हैं, किसी एक चीज़ में महारत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होगा, फिर उनकी आपस में ही अपना इन चीज़ों पे डील होगी कि हमें इसके रेट क्या रखने चाहिए, दूसरे देश हमसे अगर ये चीज़ ख़रीदते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि जो मगरबी देश हैं, जो इस तरफ के देश हैं, यूरोप है, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर यहाँ पर शायद इतना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, तो इन्होंने अपनी इकनॉमी को, अपने आप को दुनिया के डेवलप कंट्री बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ें जिससे दुनिया का भला नहीं होना, यानी दुनिया का विनाश होना है, यानी दुनिया ऐसी चीज़ें भी, जैसे फ्रांस है, ऐसी हथियार बनाता है, दुनिया को बेचता है, जर्मनी है, स्पेन है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यार किन चीज़ों पे ये फोकस कर रहे हैं, किन चीज़ों की वजह से इनकी इकनॉमी चलती है। तो इसका मतलब ये कि ये देश कभी ये चाहेंगे कि दुनिया में अमन हो, दुनिया में शांति हो जाए, और ये जो हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, या जिस चीज़ों में वो इतने माहिर हैं, अमेरिका हो गया जैसे, जिन चीज़ों में ये माहिर हैं, ये चीज़ों की सेल ही ख़त्म हो जाए। दुनिया में जब अमन होगा तो इस तरह की चीज़ें शायद लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। अगर चाइना वाला मामला ना हो, इंडिया वाला मामला ना हो, पाकिस्तान वाला मामला ना हो, दूसरे देशों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो किसी देश को, तो क्या वो ये चीज़ें ख़रीदेगा? वो तो अपनी आवाम की विकास के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश करेगा, वो तो आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो अपने मुल्क में और ज़्यादा चीज़ों को उगाएगा, बनाएगा, जो आवाम के काम की चीज़ हो, रोज़मर्रा के काम की चीज़ें हों, दुनिया को वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा, इन्वायरमेंट का ख्याल करेगा, उस पर फोकस करेगा, ना कि इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि इतने बड़े बड़े देश हैं, वो ये चीज़ें हमें, पाकिस्तान को या दूसरे देशों को बेच रहे होते हैं। S-400 रशिया से लिया जा रहा है तो फ़लानी चीज़ उससे ली जा रही है, तो फ़लानी चीज़ उससे ली जा रही है। तो सोचने की बात है कि इन्होंने जब, अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे चले जाते हैं, जब बहुत टाइम पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान ये डेवलप थे, यहाँ की इकनॉमी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ उन्होंने कब रियलाइज़ कर ली कि हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है जो दुनिया में चीज़ें तबाही मचा सकती हैं।
जो जंगों में ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनको पता था पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए ये इंडस्ट्री कायम रहेगी, दुनिया में वॉर्स जंगें वगैरह हमेशा रहेंगी। इसका मतलब है नहीं रहेंगी तो हमें पैदा करके रखनी है, हमें दुनिया में टेंशन क्रिएट करके रखनी है। एक फिल्म भी आई थी मेरे ख्याल में शायद जेम्स बॉन्ड की, कि किस तरीके से मतलब है कि बाकायदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री की वॉर करवाई जा रही थी, न्यूज़ वालों को न्यूज़ नहीं मिल रही थी, तो किस तरीके से वो बाकायदा वॉर के हालात पैदा करते हैं कि आपकी रेटिंग बढ़े, आपको ख़बरें मिले। अगर दुनिया में अमन है, सब कुछ ठीक है, तो ख़बरें ही नहीं है। अच्छी चीज़ों की ख़बरों पे तो लोग जाते भी नहीं है ना, जब तक आपकी जंग की ख़बरें, मामलात गरम, इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये पता था, या इनको ये पता है कि ये चीज़ें ज़िंदगी भर रहनी है, नहीं रहनी तो हमने करके रखनी है ताकि हमारा बिज़नेस चलता रहे। तो ये भी एक बिज़नेस है, इतना बड़ा बिज़नेस, इतना बड़ा बिज़नेस। तो ये एक अफसोसनाक बात भी है, लेकिन इस वक्त दुनिया में ज़रूरत भी है अपनी ताकत को बढ़ाने की, लेकिन काश कि ये चीज़ें ना होती ऐसा। तो रशिया हो गया, ये जर्मनी हो गया, तो अब इनके मामला देखते हैं आगे कहाँ चलते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।